लेकिन अगर गाय के मांस का चंदा लेंगे तो हम आपकी आरती नहीं उतारेंगे। और माँ कह रही है कि अरे मत दी है खुनवा, अगर दे देबे तो जैती बाई मरी की जी आ तू ना बचबे। तो वह कह के भगा रही थी और वो भाग रहा था। पकड़ करके इच्छा तो हुई कि बल भर पहले इनको बढ़िया से कूट दे जाए। एक तरफ है पक्ष की मीडिया और एक तरफ है विपक्ष की मीडिया। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके साथ भी मैं हमारे बहुत भाषण भूषण है, एक साथ गाड़ी में घूमना हुआ। तो इनकी बैठकें होती थी, लिखो फेंको पेन भी अलग रख दी जाती थी। 800 रुपये वाली मोबाइल भी जमा करके तब जाना है। तो हमारा एक बोरा था, 1 कुंटल पेपर थे हमारे संघर्षों के लगभग। मोदी जी का जो वर्चस्व लोगों के सिर पर चढ़ करके बोल रहा था, उसमें सभी उड़ गए, किसी का आता पता नहीं लगा, हम भी उसी में उड़ गए। तो रिश्तेदारों ने भी नजरअंदाज किया। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने जो देश के सबसे पवित्र ग्रंथ की रचना किया था, उसमें हमें अधिकार मिला है और हम उसी के साथ संघर्ष करेंगे। अधिक सद्भावना के लिए मैं देखा कि दारू के ठेके पे बैठकर आप दूध पी रहे हैं। जानकारी के अभाव में वो कई बार पिट भी जाते हैं और अनुभव के अभाव में उनके लिए क्या मैसेज प्रेषित करना चाहते हैं? योगी जी ने कहा कि अगले चौराहे पर राम नाम सत्य, रेप की घटनाओं को रोका जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से मक्खनचूहा के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो मक्खनचूहा किस संदर्भ में आप कहते हैं और किनको कहते हैं? इधर भी करणी सेना ने त्रिशूल लहराया, तलवार लहराया, बंदूकें लहराई। आज का ये डिजिटल युग है और इसमें पत्रकारिता करना मतलब 300-500 का माइक लेकर कोई भी पत्रकार बन जाते हैं, हम जैसे सामान्य लोग भी बन जाते हैं। बहुत ही अपंग कर रहे हैं। मैंने इसमें जैसे कुछ घटनाओं पर वो एकदम से मौन हो जाते हैं। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही थी, एक सांसद गंगा जी के अंदर भी घुस के शपथ ले रहे थे, आप थे। क्या मंशा रही उसमें जन सांसद बनने की और आपने शपथ भी ली जन सांसद के रूप में। आज तक आपको सरकार का सबसे खराब काम कौन सा लगा, किसी भी सरकार का? नमस्कार, मैं गौरव विनायक। आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक ऐसे बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं जो कि निर्भीक हैं। वो पत्रकारिता जब करना प्रारंभ करते हैं तो उनकी पत्रकारिता में ऐसे ऐसे आयाम झलकते हैं जो कि समाज के वाकई असली मुद्दों को उठाते हैं और प्रतिष्ठित समाज कैसे निर्माण किया जा सकता है वो झलकता है। इनकी पत्रकारिता से प्रभावित होकर हम जैसे तमाम युवा पत्रकारिता में अपना अपना हाथ आजमा रहे हैं और पत्रकारिता करने का प्रयास कर रहे हैं। शुभकामना गौरव, पहले इसको ग्रहण करते हैं, नहीं तो फिर चाय भी आपकी ठंडी हो जाएगी और पापड़ भी। और फिर सवाल भी करते रहिए, चाय की चुस्की भी लेते रहिए। गौरव हमसे कुछ दिनों से जुड़े हैं, इनकी इच्छा हुई तो आज हमारा यह साक्षात्कार करेंगे। सवाल आप ददीची की तरह शरीर दान कर रहे हैं। जब शरीर दान करते हैं, जैसे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण परंपराओं में तमाम ऐसी अवधारणाएं होती हैं, समाज की अवहेलना भी झेलनी पड़ती होगी। आपने अपने माता पिता का शरीर दान किया है, तो उस पर क्या आपको अवहेलना कोई झेलनी पड़ी या समाज? हमारी पूजनीय माता जी और पूज्य पिताजी जी दोनों लोग एक तरह से मैं कहूँगा कि दैव दुर्लभ जी ऐसे लोग थे। दोनों लोगों की सहमति से हुआ, ऐसे नहीं किया जा सकता। पिताजी जिंदा थे तो माताजी का हुआ, पिताजी चले गए। तो यह शरीर राष्ट्र का है, राष्ट्र का आधिपत्य है हमारे शरीर पर, तो राष्ट्र के लिए दिया गया है। कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन कभी कभी सुनता हूँ, कहते हैं लोग कि बहुत बड़ा काम। गौरव, हमने शमशान घाट पर 10,000 पार्थिव शरीरों के अंतिम संस्कार में कम से कम भाग लिया होगा जी। 10,000 में हमने बहुत कम ऐसे लोगों को पाया कि जो कंधा दे करके ले जाएं और अंतिम संस्कार करने के बाद गंगा स्नान करें, जो भी नदियां हों, और फिर घर पर आए। मैंने नहीं देखा। मैंने यह देखा, लोग घड़ी देखते हैं और कहते हैं कि अब तो भैया इतना तो फेंका ही जाता है, हो गया भैया, कितना समय लगेगा। सेल्फी लेना एक औपचारिकता हो गई है वहाँ भी, बस ऐसे ही। तो अब मेडिकल के बच्चों को पार्थिव शरीर है नहीं पढ़ने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि डमी से काम चलाते हैं। तो हमारे पूज्य माता पिता उसके काम आए। और ऐसा तो जैसा आपने ब्राह्मण की बात कहा है, तो ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे।
तो यह तो एक छोटा सा भाग है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। नहीं, ये प्रवृत्ति जागृत हुई होगी, उसके बाद फिर ये लगा होगा, लोगों ने कहा भी होगा कि त्रयोदश संस्कार जो होता है हमारे समाज वो सब में, किया गया। वो सब। हमारे मित्र हैं खान सर जी, उन्होंने बच्चों को क्लास में भी बताया, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ब्रजभूषण मार्कंडेय जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे किया और इसकी ज़रूरत है। अपने ढंग से उन्होंने बताया, जिसको जो कहना है कहे, करना है तो करना है, कौन करेगा? कोई फरिश्ता आएगा क्या ऊपर से कि भगवान उसको भेजेंगे कि जाओ यही काम तुमको करना है? 51 बार आप रक्तदान कर चुके हैं, इससे शरीर में कमजोरी नहीं आई? कैसे क्या ये कमजोरी आई? इच्छा आई कि रक्तदान इतनी बार किया जाए? क्योंकि लोग 1-2 बार करने में ही मैंने असहज हो देखा जाते हैं। अपनी माँ को खून देने में एक लड़का भाग रहा था। जी, यह तो देखा ही है कि अभी देखा मऊ में, मैं उन दिनों, हमारे मित्र हैं अखिलेश पहलवान, उनके पिताजी को लेकर के मैं वहाँ था मऊ में जिला चिकित्सालय में। देखा पत्नी को खून देने के लिए पति भाग रहा है और माँ कह रही है कि अरे मत दी है खूनवा, अगर दे देबे तो तो जैती बाई मरी की जी आ तू ना बचबे। तो वह कह के भगा रही थी और वो भाग रहा था। पकड़ करके इच्छा तो हुई कि बल भर पहले इनको बढ़िया से कूट दहल जाए। बहरहाल वहाँ भी दिया गया, ऐसे भी करके किया गया। तो करने की आवश्यकता है, इससे कम नहीं होता है। 3 महीने में ब्लड फिर से बन जाता है। इसको करने की ज़रूरत है। लाभ बहुत यह है कि इससे बीपी वगैरह भी ठीक रहेगा। अन्य कई मामलों में इसके लाभ होते हैं। तो रक्तदान, देहदान, नेत्रदान भी कराया। 16 लोगों को आँखें दी गई हैं जो दृष्टिहीन थे। हमारे अनुरोध पर बहुत से परिवारों में नेत्रदान हुआ। मरणोपरांत आँखें अलग करके प्रिजर्व की गई और जो सूचीबद्ध थे उन्हें आँखें लगा दी गई। कभी आप राजनीति में थे, आपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और उसके बाद आप ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, जिला पंचायत के मेंबर भी रह चुके हैं। तो फिर राजनीति से सीधा पत्रकारिता की तरफ कैसे आ गए? गौरव, राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए। तो आप तो अच्छे थे ही और कार्य भी कर रहे थे। किंतु बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। किंतु बगैर राजनीतिक पार्टी के इस बैतरणी को पार नहीं किया जा सकता, इसको मैंने मान लिया। और राजनीतिक पार्टी में कहाँ जाए, हम भारतीय जनता पार्टी में थे जी, और हम महत्वपूर्ण पदों पर थे। आज जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके साथ भी मैं, हमारे बहुत भाषण भूषण हैं, एक साथ गाड़ी में घूमना हुआ। कलराज मिश्रा जी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हमारे गांव के ही थे। मनोज सिन्हा हमारे बड़े भाई जैसे हैं, इनके साथ भी बहुत मंच हुआ है साथ में। लेकिन यह लगा कि जिस तरह से हम स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। तो आप अमेठी से जब कुमार विश्वास और केजरीवाल जी बनारसी से और अब गाजीपुर से आप चुनाव लड़े थे, अन्ना आंदोलन से निकली पार्टी अब तो लगभग समापन की तरफ है, तो उसको किस परिदृश्य में देखते हैं? मैं बहुत तभी पसंद नहीं करता था। पसंद का मतलब यह है कि राजनीति में मैंने देखा कि जो इनकी बैठकें होती थी, लिखो फेंको पेन भी अलग रख दी जाती थी। 800 रुपये वाली मोबाइल भी जमा करके तब जाना है। तो मुझे बहुत चीज़ें पसंद नहीं थी। अब यह है कि अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। टिकट इन लोगों ने दिया, सबने मांगा था तो हमने भी मांग लिया। हमारा एक बोरा था, 1 कुंटल पेपर थे हमारे संघर्षों के लगभग देखा जाए तो। इन्होंने टिकट दिया, हम चुनाव लड़ गए। कोई आपराधिक कृत्य नहीं था कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। लेकिन मोदी जी का जो वर्चस्व लोगों के सिर पर चढ़ कर के बोल रहा था, उसमें सभी उड़ गए, किसी का आता पता नहीं लगा, हम भी उसी में उड़ गए। बहरहाल अगर देखा जाए अमेठी और वाराणसी, 1-2 स्थानों पर और छोड़ दिया जाए तो हमारे सबसे अधिक मत थे। वो हमारे संघर्षों का मत था। लोगों ने खारिज नहीं किया था, यह कहा था नेता तो सबसे अच्छे हैं। कितना वोट आपको मिला था? अब वोट आप देख लीजिएगा, सब नेट पर है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन लोगों के बाद आपका ही? हाँ, मतलब 1-2 लोगों का और था, लेकिन हमारा जब अच्छा आप जबकि रिश्तेदारों ने भी नज़रअंदाज किया। कहा, एक रिश्तेदार ने कहा कि हमारा तो बड़ा काम किए हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और हम लोगों को गर्व है इस बात का कि ब्रजभूषण दुबे के हम रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर एक ही वोट से मनोज सिन्हा हार जाएंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। मैंने उसी समय जान लिया कि
नशा किसी न किसी का तो रहेगा। अगर आप निर्दल प्रतिभाग करते हैं तो आप 0 पर आउट हो जाएंगे। जो लोग वोट देंगे वो कलेजे पर पत्थर रख करके देंगे। बिना राजनीतिक दल के जो 2-4 प्रचलन में हैं, आप इस बेतरनी को पार नहीं कर सकते। तो हमने एक रास्ता बदल करके कि ठीक है, हमें सुधारवादी कार्यक्रम चलाने हैं, भ्रष्टाचार उन्मूलन करना है, लोगों को न्याय दिलाना है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने जो देश के सबसे पवित्र ग्रंथ की रचना किया था, उसमें हमें अधिकार मिला है और हम उसी के साथ संघर्ष करेंगे। परमात्मा की कृपा, यूट्यूब चैनल बन गया और फिर हमने फाइट शुरू कर दिया। तो अभी आप किसी राजनीतिक दल में नहीं है? नहीं, किसी राजनीतिक दल में नहीं है। भविष्य में नहीं कहा जा सकता, हम ऐसे कान नहीं पकड़ के कह सकते कि हम नहीं जाएंगे। कहीं ऑफर आएगा तो फिर हम विचार करेंगे, लेकिन ऑफर देगा ही कौन? जब सबसे 2-2 हाथ होता है तो कौन ऑफर करेगा? सबके खिलाफ जब बहुत से लोग नहीं, अच्छे काम का समर्थन भी करना है, अच्छे काम का। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। इनके करोड़ों करोड़ रुपए लगा करके जो प्रचार में इसे लोग नहीं जान पाए, हमने 2-4 वीडियो में कर दिया। मोटा अनाज खाते हुए बिटिया के एंगेजमेंट में, बिटिया की शादी में, विवाह उत्सव में हमने मोटा अनाज बनवाया। यह सब हमने किया। तो अच्छे काम की प्रशंसा करना है, लेकिन अगर गाय के मांस का चंदा लेंगे तो हम आपकी आरती नहीं उतारेंगे। बीफ वाली कंपनियों से अगर आप चंदा लेंगे और गौ माता, गंगा माता करेंगे तो हम आपकी आरती नहीं उतार सकते। उसको भी हम दमदारी से कहेंगे और करेंगे। माना कि आवाज़ हमारी कितनी जा रही है, न कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह हो सकती है, लेकिन हम चुप तो नहीं रह सकते। सामाजिक सद्भावना के लिए मैं देखा कि दारू के ठेके पे बैठकर आप दूध पी रहे हैं। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी विचार और ऐसे ऐसे क्रांतिकारी वीडियो प्रेषित करके आप समाज को जागरूक करना चाहते हैं या प्रदर्शित करना चाहते हैं? क्योंकि कमेंट बॉक्स में लोग ये भी करते हैं जिसको जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको जो करना। प्रदर्शन तो सबने किया, बिना प्रदर्शन के गांधी जी क्या किए, नेल्सन मंडेला ने क्या किया? प्रदर्शन ये वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, नाच करके, गा करके। अब हम संविधान की बात करेंगे। अच्छा मुद्दा आपने छेड़ दिया है, मैं इसको देखता रहता हूँ, उन्हें क्षमा कर देता हूँ। कभी कभी गुस्सा भी आता है, फिर मुस्कुराता हूँ कि यार हमारे बारे में नहीं जानता है व्यक्ति, जानने का प्रयास कर रहा है। आज हमारे बारे में खराब धारणा है, कल अच्छी धारणा भी होगी, तो मुझे अच्छा भी लगता है। अब सबने प्रदर्शन किया, हम भी पदयात्रा से लेकर के, और लोग करते रहते हैं, हम भी वही किए। यदि हमारे 10 मिनट शराब खाना के सामने बैठ करके माठा, छाछ और रोटी बोर करके खाने से, प्याज काट करके खाने से यह संदेश अगर मैं दे रहा हूँ, जिसका संज्ञान आप जैसे लोग ले रहे हैं कि भैया 1 सीसी 200 मिलीलीटर की 1 सीसी जो 75 रुपये की आती है, उसमें 2 लीटर दूध मिलेगा, और उस दूध में चावल और सवा, बाजरा ये सब डाल करके, और थोड़ा वो सब बादाम वादाम जो भी मिल जाए, 1.5 लीटर, आधा लीटर का हम ये सब खरीद लेंगे, क्या किशमिश वगैरह खरीद लेंगे, और उसकी खीर बनेगी, पूरे परिवार के लोग चाव से खाएंगे, मज़ा आएगा, पोषण होगा। यदि हम संदेश देने में कुछ लोगों तक भी पहुंचा सके तो ये इसको मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आप ये संदेश देने में सफल भी हैं, मैंने भी वहीं से देख के प्रेरणा ली है आपसे। तो आप बात करते हैं कि जैसे निर्भीक पत्रकारिता करते हैं आप, कहीं भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ आप सीधा आंदोलन कर देते हैं। कहीं भी बस स्टॉप पे देखता हूँ आप लड़ गए किसी से, तो इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं? क्योंकि उसी से प्रेरित होकर तमाम युवक और जो नई नई पत्रकारिता कर रहे हैं, वो तमाम लोग भी ऐसा करने का प्रयास करते हैं। जानकारी के अभाव में वो कई बार पिट भी जाते हैं, और अनुभव के अभाव में। उनके लिए क्या मैसेज प्रेषित करना चाहते हैं? एक तो पढ़ना है, हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं उसको जानना है। जैसे कोई बैठक चल रही है, उस बैठक में हम घुस नहीं सकते, हम इंतज़ार करेंगे, हम उन्हें स्लिप भिजवाएंगे, हम देखेंगे, क्योंकि उस बीच अगर हम कर रहे हैं तो सरकारी काम में बाधा हुआ। हम जनतांत्रिक तरीके से बगैर किसी को कोई ठेस पहुंचाए, ठेस पहुंचाने से अभिप्राय है कि छेड़छाड़ किए बगैर, उनके काम में विघ्न डाले बगैर हम अपनी बात कर सकते हैं।
और ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, इसको करना चाहिए। बहुत बार ऐसे करते हैं लोग, घुस जाते हैं, नहीं जानते कि उसकी मर्यादा क्या है, कानून का पालन कैसे करना है। पीड़िता का फोटो नहीं डाला जा सकता और उसका नाम नहीं लिखा जा सकता, इसमें फंस जाते हैं। धीरे धीरे ट्रेनिंग हो जाएगी और यही कर्म क्षेत्र है सीखने का। योगी जी ने कहा कि अगले चौराहे पर राम नाम सत्य, रेप की घटनाओं को रोका जा सकता है ये करके, लेकिन बलात्कार के जो इस समय रिकॉर्ड हैं, पिछले 1 महीने में कई सारे बलात्कार हुए और योगी जी ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया इस पर क्या वो उनका रवैया ढीला हो गया है और समाज में बलात्कार की घटनाएं जो बढ़ रही हैं इसको नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए? एक लंबी चर्चा है। लंबी चर्चा का मतलब यह है कि जिस तरह से पानी की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है, वैसे ही शारीरिक संबंधों की भी नीड है जी। शादियाँ हो नहीं रही हैं और हमारे जो फूहड़ फिल्में हैं, इन लोगों ने भी बुरे माहौल में जो बच्चे पल रहे हैं उसने भी उनको विषाक्त बनाया है। ऐसी घटनाएं घट रही हैं। पैर के नीचे गोली मारने से तो यह घटनाएं नहीं रुकेंगी। अब इनको समझाने, बताने और फिर कानून का भय पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, जल्दी से ऐसे तमाम जज हैं, ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो अतिशीघ्र उस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं और कोर्ट सजा दे रहा है। ऐसे करना चाहिए। जब भय प्राप्त होगा, भय होगा और फिर मानसिक रूप से हम उन्हें समझाने में सफल हो जाएंगे तो इस तरह के अपराध रुकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। मखनचुआ कौन है? आप पिछले कुछ दिनों से मखनचुआ के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो मखनचुआ किस संदर्भ में आप कहते हैं और किनको कहते हैं? मखनचुआ, कई लोगों का नाम मखनचू भी है। मखनचू असली नाम तो नहीं हो सकता, लेकिन मखनचू लोग कहते हैं, तो हमने कहा मखनचुआ। और मखनचुआ किसी का नाम नहीं है। मखनचुआ से विप्राय है जो ठेके पर जरूर जाएगा, 1 सीसी 2 सीसी जरूर लगाएगा, नाली में गिरेगा, मोटरसाइकिल पर 3-4 सवारी चलेगा, हेलमेट नहीं लगाएगा, गुटखा फाड़ेगा, लोगों से झगड़ा करेगा, दिन भर मोबाइल लेकर के हिंदू मुस्लिम करेगा, घर में कूदेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। मखनचुआ अविवाहित भी है, विवाहित भी है। मखनचुआ की शादी नहीं होगी। मखनचुआ 10 रुपया शुद्ध रूप से कमाने में दिमाग नहीं लगाएगा, वही मखनचुआ है। मखनचुआ हर वर्ग जाति में है, लेकिन विशेष रूप से मखनचुआ ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार में बहुलता में पाए जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस समय जब राजनीति इस कदर बिगड़ गई है कि बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है, जैसे कि एक नेता है हमारे यहाँ, ये अभी ऑटो रिक्शे पे सवार हो चुके हैं, वो राम भगवान को, हिंदू देवी देवताओं को गरियाते रहते हैं दिन भर। अभी रामजी लाल सुमन महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक स्वार्थ हित ये कर रहे हैं या राजनीतिक लाभ लेने के लिए, या कोई और कारण है इनका व्यक्तिगत? गौरव विषाक्त वातावरण बनता जा रहा है। एक तरफ का हम दोष नहीं देंगे, दोषी दोनों तरफ के लोग हैं। यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम उलझ करके रामजी लाल सुमन को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कह दिया तो उन्हें खेद प्रकाश करना चाहिए कि हमसे मानवीय भूल हुई है। किसी को कितनी पीढ़ियां गुजर गई और एक शानदार इतिहास भी रहा है उन लोगों का, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी दिया तो राज्यसभा के सभापति जो आज सुप्रीम कोर्ट पर भी बोल रहे हैं, उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए। माना कि वह सदस्यता ख़त्म नहीं करेंगे, माना कि इनको जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन इन्हें डांट सकते हैं, मतलब जैसे जनतांत्रिक तरीके से इन्हें समझा सकते हैं, इन्हें सदन से बाहर कर सकते हैं, इन्हें निलंबित कर सकते हैं। वो लोग तो कुछ करेंगे नहीं, बस ये है कि बयानबाजी चल रही है। और उसके बाद इधर भी करणी सेना ने त्रिशूल लहराया, तलवार लहराया, बंदूकें लहराई, बैरिकेटिंग तोड़ा, घर पर जा कर के उनके कुर्सियाँ तोड़ा, शीशे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़े और फिर गाड़ियों को चकनाचूर किया। तो दोनों तरफ से ऐसे चल रहा है। यह देश की सेहत के लिए शुभ नहीं है। हम दोनों की निंदा करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में जब आप प्रारंभ किए थे, कब किए थे और क्या कारण था जब पत्रकार आप बनना चाहते थे? हमारे मूल में था पत्रकार। पहले के समय में धोती कुर्ता वाले थे, उनको मैं देखता था, कुछ पैंट शर्ट वाले भी थे, सवाल दागते थे, आँख कड़ा करके पूछते थे और मैं देखता था। कई बार मैंने बड़े नेताओं की पत्रकारिता को के साथ पूछते हुए प्रश्नों को देखा था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, तो उनसे मैं अभिप्रेरित हुआ था और मेरे मन में था कि
पत्रकार बनना ठीक काम है, अच्छा है। ऐसे जो चीज़ें दबी हुई थी बाद में आ गई। हमने पत्रकारिता का कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है, जिसका प्रयोग मैं कर रहा हूँ सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से। आज तक की आपकी सबसे अच्छी पत्रकारिता आपको कौन सी लगती है जो आपने कवर की हो, और सबसे प्रभावित करने वाली और सबसे खतरनाक एक? कई मामलों में हमने जो फील्ड में किया है तो अच्छा रहा है। जैसे उत्तराखंड हम गए तो सीधे सीधे अलकनंदा, मंदाकिनी और ऐसे कचरे डाले जा रहे हैं, वहाँ मैंने डीएम इत्यादि को फ़ोन किया, वहाँ ललकारा। कूड़े जलाए जा रहे थे, वहाँ से हमने किया। पेड़ काटे जा रहे थे, उस पर हमने डीएम इत्यादि को फ़ोन किया। ऐसे मामलों में जहाँ लगता है कि त्वरित कुछ हो रहा है, इसे मैं अच्छा समझता हूँ। और लोगों का भी, ब्रिगेडियर उस्मान जी के यहाँ मैं गया था, जो नौसेना के सिर कहे जाते हैं मऊ में, वहाँ से मैंने डीएम और सीडीओ को मिलाया। उनको पता ही नहीं था कि अमृतकाल में यहाँ ब्रिगेडियर उस्मान भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दिया। तो वैसे मामलों में मैं वीडियो करता हूं तो मुझे ठीक लगता है और लोगों का स्नेह तथा आशीर्वाद भी मिलता है। आज का ये डिजिटल युग है और इसमें पत्रकारिता करना मतलब 300-500 का माइक लेकर कोई भी पत्रकार बन जाते हैं, हम जैसे सामान्य लोग भी बन जाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग अप्रत्याशित तौर पे कई कंटेंट बनाने के चक्कर में, व्यूअर्स पाने के चक्कर में अप्रत्याशित ढंग से अमर्यादित होकर, मैं समझ गया प्रश्न आपका बहुत ही पूरा हो गया, अपंग कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। यह दुकान बहुत दिन चलेगी नहीं, और दुकान चलाने वाले जेल भी जाएंगे, लोगों की मार भी खाएंगे, अपमानित भी होना पड़ेगा, और इस सम्मानजनक पेशा को वह कलंकित भी करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि तबीयत से एक तो भारत के संविधान को पढ़ना पड़ेगा, दूसरा विषय जो प्रचलित नियम कानून हैं उसे पढ़ना पड़ेगा, तीसरा विषय यह कि लोक मर्यादा क्या होगी, क्या होती है, उसे भी जानना पड़ेगा। अगला विषय है कि पर्यावरण, सृष्टि के नियम और जीव जंतुओं के प्रति हमारी सदा सहता, इन तमाम बिंदुओं को जाने बगैर हम पत्रकारिता नहीं कर सकते। तो मैं उनसे सुझाव दूंगा कि पढ़ाई लिखाई करें, फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है, फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है, इस पर उन्हें जानकारी करनी पड़ेगी, नहीं तो और कोई काम करें, इस काम को छोड़ दें। अब जैसे कि देख रहे हैं इस समय जो देश में माहौल है पत्रकारिता का, एक तरफ है पक्ष की मीडिया और एक तरफ है विपक्ष की मीडिया। जैसे तमाम चैनल हैं, आप खुल के बोल रहा हूँ मैं, तमाम देश में जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनको विपक्ष गोदी मीडिया कहता है और पक्ष उनको अपना सराहता है। फिर विपक्ष के भी कुछ मीडिया चैनल हैं, जैसे रवीश कुमार जी हुए, विपक्ष की बात करते हैं, निर्भीक पत्रकारिता करते थे, पहले एनडीटीवी में थे, लेकिन अब जब से यूट्यूब चैनल खोला तब से वो विपक्ष की बात करते हैं। ध्रुव राठी जी हैं, वो विपक्ष की बात करते हैं। तो इसमें पत्रकारिता को कहाँ पाते हैं, इसमें पत्रकारिता का स्तर बढ़ रहा है? इन लोगों का नाम लेकर के कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी। अब एक चीज़ है कि एक तरफा करना किसी भी स्तर से उसे जायज़ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि कुछ ही लोग बचे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो कम से कम यह जो कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उस पर सत्ता का काम है कि ध्यान दें और उन समस्याओं का निराकरण करें। नहीं, जैसे कुछ घटनाओं पर वो एकदम से मौन हो जाते हैं। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही थी, अभी एक मुस्लिम की हत्या कहीं हो जाती है। मैं विरोधी नहीं हूँ किसी का, किसी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय का, लेकिन जब किसी मुस्लिम की हत्या होती है उसको हाईलाइट करने के लिए पूरा का पूरा तंत्र लग जाता है, और जब किसी हिंदू की हत्या होती है तो अब इस पर छोड़ देना है, लोगों पर छोड़ देना है, लोग क्या करते हैं। और एक तरफा नहीं होना चाहिए, समदर्शी भाव पत्रकार का होना चाहिए। अब जो हम लोग जैसे पत्रकार हैं छोटे छोटे, जो अब उत्पन्न हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को विकसित कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? अब मैंने पहले भी कह दिया, अब भी कह रहा हूँ कि शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है। कुछ दिन कोई रील वायरल हो गई, कोई शार्ट चल गया, मिलियन में चला गया, चैनल मोनेटाइज हो गया और 2-4-5 हज़ार 10,000 रुपये भी आ गए, तो उस पर अपना आपा खो देना और यह जान लेना कि यही समय रहेगा, ऐसा यह सत्य नहीं है। यह पूरी तौर पर अपने आप को धोखा देना है, इसलिए मेहनत करके आगे बढ़ें, यही कहना चाहूँगा। आपने गोमती जी को मुक्त कराने के लिए, गोमती जी जैसा कि हम लोग जानते हैं लखनऊ से ही बहती हैं और
बहुत ख़राब स्थिति है, उनके पास से ऊपर से गुजरो तो लगता है नाले के ऊपर से गुजर रहे हो। उनकी स्थिति में सुधार के लिए आपने प्रयत्न भी किया, आवाज़ भी उठाई, उस पर कुछ संज्ञान लिया सरकारों ने? सरकार ले न ले, हमारा काम है चिल्लाना। हम चिल्लाएंगे और जनतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप चिल्लाएंगे। गंगा है, गोमती है, यमुना है, जब इन लोगों का जन्म नहीं था, फिर मैं बहुत से चैनल पर, बहुत पत्रकार वार्ता में मैं बोल चुका हूँ, जब इन लोगों का जन्म नहीं था, यानी जन्म से अभिप्राय जब इन लोगों ने गंगा जी की बात नहीं किया होगा। मैं सीधे कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने नाम नहीं लिया होगा, तब से मैं फाइट कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक धमनियों में रक्त का एक एक कतरा है। कितना असर होता है मैं नहीं जानता, लेकिन चिल्लाने का असर भी होता है, ऐसा भी नहीं है। चिल्ला करके बहुत जगह ठीक भी कराया गया। अब यह है कि उस तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आएगा। हो सकता है हमारे जाने के बाद अगली पीढ़ियाँ आए उस काम को करें, लेकिन पृष्ठभूमि तो तैयार करनी पड़ेगी। लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया और तमाम सांसदों ने शपथ ली। एक सांसद गंगा जी के अंदर भी घुस के शपथ ले रहे थे, आप थे। क्या मंशा रही उसमें जन सांसद बनने की, और आपने शपथ भी ली जन सांसद के रूप में? क्या करेंगे अब जन सांसद? अब इसको आगे देखिए, बताने से कोई फायदा नहीं है। आगे क्रिया रूप दिखलाओ भाई, मैं आगे दिखलाने जा रहा हूँ कि क्या करना है। और जो भी मैं कर रहा हूँ माँ गंगा और तमाम दैवीय शक्तियों की प्रेरणा से कर रहा हूँ। आगे और भी करूँगा, चुप नहीं बैठूँगा। आज तक आपको सरकार का सबसे खराब काम कौन सा लगा, किसी भी सरकार का? तमाम काम है सरकार का। सरकार राजनीतिक दृष्टि से उस चश्मे से काम करती है, यह बहुत बुरा है। और 3-4 चीज़ें हैं जिसको मैं गिनाना चाहूँगा। संविधान में वर्णित है कि देश का कोई भी व्यक्ति, नागरिक, आबलिग व्यक्ति, ऐसे जान लीजिए, भोजन के अभाव में नहीं मरेगा। यदि भूख से मौतें हो रही हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कहेंगे 5 किलो राशन तो मिल रहा है तो भूख से मौतें कैसे होंगी? अगर 1 गिलास दूध नहीं मिल रहा है तो काहे का पोषण? नंबर 1। नंबर 2, दवा के अभाव में संविधान वर्णित है कि राज्य के दायित्व का निर्धारण किया गया है कि दवा के अभाव में कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। दवा के अभाव में तो इतनी मौतें हो रही हैं जिसकी कोई और आम जन के बस की बात नहीं है कि वह सर्वाइव कर पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक टेबलेट का दाम 5 रुपया है और 95 रुपये में बिकता है। पानी चढ़ाने वाला जो आता है इंस्ट्रूमेंट, वह 7 रुपये का होता है, 100 रुपया में बेचा जाता है। सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत की शिक्षा व्यवस्था पे, जहाँ देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है सरकारें, 1 नेशन 1 एजुकेशन किया जा सकता है क्या? और अगर किया जा सकता है तो इसके संदर्भ में सरकार कुछ कदम उठाएगी कि नहीं? अगर उठा नहीं रही है तो इसके लिए कुछ किया जा सकता है जिससे वो उठाए? हम तो टोका टाकी करेंगे। बहुत से मामले ऐसे हैं देश में, एक लंबी फहरिस्त है। जैसे जो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही है उसके मूल में मैं हूँ। हमने कहा, जब भी मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, कई लोगों की पेशी गाजीपुर वाराणसी में होती थी, तो हम लोग वहाँ बैठते थे, कहते थे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ, जेल में जाके सुनवाई करिए, या फिर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हमने फिर सुप्रीम कोर्ट को लिखा, गवर्नर को लिखा, सबको लिखने के बाद तो हमारा सरकार को लिखा, तो आया कि हम 3 या 6 जेलों से इसकी शुरुआत करा रहे हैं। तो ऐसे है, जनता के लोगों की तरफ से आवाज़ उठेगी तो विवस्था में इनको यह चीज़ें करना पड़ेगा। लेकिन लोक कल्याण के मामले में जनता अगर चुप रहेगी कि हमसे क्या मतलब, तो यह देश के लिए सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष होगा। तो बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें सरकार ने माना है, 1-2 मामले नहीं हैं। अगली बार कभी चर्चा करिएगा तो मैं बताऊंगा कि कितने मामले में हमने इनसे मनवाया है, यह माने हैं। हमारे बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसे राइट टू रिजेक्ट है, उससे पहले हमने कर दिया था। हमारे बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि नोटा भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगली बार आप इसी पर चर्चा करिएगा, पूछिएगा कि आपकी वजह से सुधार क्या क्या हुआ है और क्या क्या बातें सरकार ने माना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दूं, आप महर्षि यमदग्नि की भूमि गाजीपुर से हैं, और गाजीपुर अपने आप में एक प्रतिभाशाली इतिहास रहा है गाजीपुर का। वहाँ का सैदपुर का
मुझे लगता है मार्कंडे भगवान का मंदिर आप के नाम पर ही है। हाँ, उसका बहुत कुछ है। महत्व हमारे 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 पूज्य पिताजी का नाम था मार्कंडे, और मार्कंडे ऋषि हुए थे, जहाँ से यमराज को भी वापस होना पड़ा था। तो यह है, वैसे तो आता है वाराणसी में, लेकिन गाजीपुर और वाराणसी की सीमा, जहाँ पवित्र गोमती मैया गंगा में मिलती हैं। तो महर्षि यमदग्नि के जो परशुराम जी के पिताजी थे, ऐसी भूमि से आप आते यही हैं। नहीं है, गाध इतने मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरहिन निश्चर पापी। वहाँ राजा गाध की भी धरती मानी जाती है, जिनके पुत्र विश्वामित्र जी थे, और उन्होंने अलग सृष्टि की रचना किया था, तो उनकी भी धरती है। और गाधी नाम पहले गाजीपुर का था भी। हाँ, ऐसा बताया जाता है इतिहासों में और शास्त्रों में कि गाधीपुर यह था, तो उसका नाम बदल दिया गया। तो आप क्या समझते हैं गाजीपुर के विषय में और आपकी निर्भीक पत्रकारिता के विषय में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। बहुत जल्द तमाम विषयों के साथ फिर मैं जुड़ सकता हूँ आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभकामना, धन्यवाद।